द विजार्ड स्टडीज के शॉर्ट नोट सीरीज के तीसरे दिन आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर के जो करंट के अपडेट्स हैं शॉर्ट नोट्स के उसे देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या उसी को स्वच्छ वायु दिवस भी कहते हैं, उसी के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया। जो विजेता शहर थे उसमें श्रेणी 1 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, जिसमें सूरत, जबलपुर और आगरा हैं। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख की जनसंख्या के बीच वाले शहर हैं, जिसमें फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को यह पुरस्कार मिला है। श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं, जिसमें रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ ये शहर हैं, यानी कि 3 शहरों को तीनों श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया जाता है, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके और कार्रवाई की जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इसकी घोषणा की थी। अगला टॉपिक है कि उड़ीसा के आदिवासी छात्रों को चुपचाप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। इस वजह से ये चर्चा में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के एग्जाम में पास करने का दबाव और प्रश्न पत्र लीक होने से उम्मीदवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उड़ीसा के कंधमाल जिले में आदिवासी छात्रों ने मानसिक और व्यक्तिगत दूरियों को दूर किया है और राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश सुरक्षित किया है। कलाकार प्रधान एक कंडी जनजाति के सदस्य ने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और गांव में अपने माता पिता की मदद की और नीट की तैयारी की। अन्य आदिवासी छात्रों ने भी अपनी परिस्थितियों पर काबू पा लिया और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित किया। अध्ययनों में पता चला है कि माध्यमिक स्तर तक पहुंचने तक 35.3% लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि 130.95% लड़कियां इस स्तर पर स्कूल छोड़ देती हैं। तो ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे अधिकतम लोग स्कूल छोड़ देते हैं, वैसे में इन आदिवासी छात्रों का मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम निकालना और उससे मिल जाना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता से विभिन्न लाभ के बारे में रिपोर्ट आई है कि बिजली की उपलब्धता से बड़े घनी आबादी वाले गांवों को कम घरों वाली बस्तियों की तुलना में कहीं अधिक लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम भारत में लगभग 4 लाख गांवों को बिजली की उपलब्ध कराने और उसमें सुधार लाने के लिए 2005 में शुरू किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया है कि 300 लोगों की आबादी वाले गांवों में प्रति व्यक्ति मासिक आय में बहुत कम बदलाव आया, जबकि 1000 लोगों वाले गांवों में लाभ नाटकीय रूप से बढ़ गया। लगभग 300 लोगों की आबादी वाले गांवों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में बहुत कम बदलाव आया, जबकि बड़े गांव वाले यानी कि लगभग 2000 लोगों वाले गांव में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2 गुना हो गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि छोटे दूर दराज के स्थानों में छोटे सौर घर प्रणाली या मिनी ग्रिड बनाना और ग्रिड को बड़े गांवों तक विस्तारित करना अधिक लागत प्रभावी हो सकता है। यानी कि ये एक रिपोर्ट है जिसमें गांव में बिजली जो पहुंचाया जा रहा है, जिसमें सौर घर प्रणाली या मिनी ग्रिड प्रणाली बनाया जा रहा है, जिसमें जो बड़े गांव है, ज्यादा लोगों के गांव है, उसमें मासिक व्यय 2 गुना हो गया, जबकि 1000 के लोगों के गांव में नाटकीय रूप से ये लाभ बढ़ गया है और 300 लोगों वाले गांव में लाभ जो है कम हो गया, यानी कि मासिक व्यय में बहुत कम बदलाव है। तो ये एक विचित्र जैसा रिपोर्ट आया है, जिसमें सरकार को इस पे विचार करना होगा, इस पे फिर से नए सिरे से सोचना होगा। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के पास 4 सूत्री सिद्धांत है, जिसकी चर्चा एस जयशंकर ने की है।
बर्लिन में विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं हो सकता, यह शांति का समय होना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत के पास 4 सूत्रीय सिद्धांत है। पहला है कि यह शांति का समय होना चाहिए, युद्ध के मैदान में युद्ध का कोई समाधान नहीं होगा। किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को अवश्य शामिल होना चाहिए। भारत शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का रास्ता खोजने के लिए चिंतित और संलग्न है। और चौथा है कि इस संघर्ष का हल करें। भारत द्वारा सम्मेलन की मेजबानी करने और शांति निर्माता की भूमिका निभाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर श्री जयशंकर ने कहा कि भारत 4 सिद्धांतों में विश्वास करता है और उसी दौरान ये उन्होंने चर्चा की है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू भारत और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की कि डोनाल्ड लू दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री 10 से 16 सितंबर तक भारत और बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। श्री लू अमेरिका भारत 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रालयों की वार्ता के लिए भारत में होंगे। वार्ता में भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और हिंद प्रशांत में सहयोग का विस्तार करने के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। यह वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्वाड शिखर स्तरीय बैठक और संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले हो। बांग्लादेश में श्री लू एक आर्थिक वार्ता में शामिल होंगे जिसमें बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विकास पर चर्चाएं की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अनुसंधान कोष बोर्ड की पहली बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान को बढ़ावा देना और राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के पोषण को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य 2,50,000 करोड़ के निधि स्थापित करना, जिसमें 2,36,000 करोड़ रुपया गैर सरकारी स्रोतों से आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस संस्था के लिए केंद्रीय बजट में 22,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसका संस्था का बोर्ड का जो उद्देश्य है वो है समावेशी विकास, क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक प्रगति और नव प्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। यह संस्था एक वित्त पोषण निकाय है जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। संस्था के शासी बोर्ड में केवल एक उद्योगपति रोमेश वाधवानी है जो भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति। ये राष्ट्रीय अनुसंधान कोष बोर्ड की बैठक। स्पेसएक्स मिशन ने कक्षा में पहली बार निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए सभी नागरिक चालक दल को स्पेसएक्स ने अपना साहसिक पोलारिस ड्रोन मिशन प्रक्षेपित किया जो एक बहुदिवसीय कक्षीय अभियान है। इसके मुख्य बिंदु अगर देख तो पहला है कि 4 सदस्यीय नागरिक दल इसमें शामिल हैं जो पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाने वाला पहला अंतरिक्ष भ्रमण। चालक दल का लक्ष्य आधी सदी से भी अधिक समय में किसी भी अन्य मानव युक्त मिशन की तुलना में अंतरिक्ष में अधिक गहराई तक उड़ान भरना है और 1400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य पहला अंतरिक्ष भ्रमण होगा जिसमें पूरी तरह से गैर पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। चालक दल नए विकसित स्पेसएक्स एक्स्ट्रा वेहिक्युलर एक्टिविटी सूट पहने हुए हैं। मिशन नियंत्रण कक्ष में तालियां बजने लगी जब ड्रैगन कैप्सूल मुख्य इंजन से सफलतापूर्वक अलग हो गया और पृथ्वी की पहली झलक दिखाई देने लगी। अपने मिशन के पहले दिन यान इतनी ऊंचाई तक जाएगा कि कुछ समय के लिए वह वॉन एलन विक्रम के विक्रम क्षेत्र में प्रवेश करेगा। मिशन में कई बार देरी हुई, पहले लॉन्च टावर में तकनीकी समस्या के कारण और फिर मौसम संबंधी बाधाओं के कारण। क्रू ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक नहीं करेगा, यानी कि ये एक स्वतंत्र तरीके से ये मिशन लॉन्च किया गया। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस के लिए मिसाइलों को लेकर ईरान की आलोचना की। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान द्वारा यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपे जाने की निंदा की।
तीनों यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त बयान में ईरान के कार्यों की निंदा की और नए प्रतिबंधों की घोषणा की। उन्होंने ईरान के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते को रद्द करने और ईरान एयर पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम करने की घोषणा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल गई है और संभवतः यह वह कुछ हफ्तों के भीतर इसका इस्तेमाल करेगा। तीन यूरोपीय देशों ने कहा है कि इनके पास ईरान द्वारा रूस को मिसाइलें भेजने के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि यह ईरान के सैन्य दमन का और विस्तार है और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक लड़ाई को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह कृत्य ईरान और रूस दोनों की ओर से किया गया प्रयास है और यूरोपीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के जैसे एनसीआर होते हैं वैसे ही एससीआर बनाया गया है और राज्य सरकार द्वारा राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई। एससीआर में 6 जिले हैं जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव है। प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। ये देख रहे हैं कि बीच का जो है ये लखनऊ है और उसके चारों तरफ के ये जिले हैं जिसमें उत्तर में आप देख सकते हैं हरदोई और सीतापुर है, इधर ये उन्नाव है, ये रायबरेली है, ये बाराबंकी है। ये चारों तरफ से चारों 6 जिले हैं और ये टोटल उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण इसका नाम रखा गया है। तो ये था आज का करंट अपडेट और ये सारे जो करंट हैं ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं जिसका एक शॉर्ट्स हैं जो आपको दिया गया है। इसके जो भी व्याख्याएं होंगी, जो लॉन्ग वीडियो होंगे उसके लिए अलग से टॉपिक वाइज मुद्दे हम लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।